दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला में आप पढ़ेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों प्रश्नों को शुरू करने से पहले आइए गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। देखिए दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका कि समयकाल 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ था और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। याद रखिएगा, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था और ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों गुप्त संवत जो कि 319-320 ईस्वी, इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के समय में ही गुप्त संवत का आरंभ हुआ था। ये कहीं कहीं पर 319 ईस्वी में, और विशेष रूप से इसको देखा जाए तो गुप्त संवत जो है 319-320 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को है। दोस्तों इसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था। ये 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि दोस्तों हरिशेर था और इसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी और इसे कविराज भी कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो कि 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या इसको गोविंद गुप्त भी कहा जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ था और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। दोस्तों अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। याद रखिएगा, अंतिम गुप्त शासक जो है वो विष्णुगुप्त था। दोस्तों प्रशासन के बारे में अगर जो हम देखें तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गुप्त काल में ग्राम होती थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था और अन्य सदस्य महत्तर कहे जाते थे। दोस्तों गुप्त साम्राज्य में या गुप्त काल में जो क्षेत्र होता था वो कृषि करने योग्य भूमि को कहा जाता था। वास्तु वास करने योग्य भूमि थी और चरागाह भूमि पशुओं के चारा योग्य भूमि को कहा जाता था और सिल ऐसी भूमि थी जो कि जोतने योग्य नहीं होती थी। गुप्त काल में कई प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया गया, जिसमें तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और नैना कुठार मध्य प्रदेश का पार्वती मंदिर, देवगढ़ जो कि ललितपुर में है दशावतार मंदिर और खोह का शिव मंदिर प्रसिद्ध है। दोस्तों भीतरगांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव का कानपुर, ये उत्तर प्रदेश में है, जो कि ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। गुप्त काल में दोस्तों किसी के पहली बार सती होने का प्रमाण
510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने इसको दोस्तों राज धर्म के रूप में स्वीकार किया था, याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये कि विष्णु का वाहन जो गरुड़ होता है वो गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़, जो कि ललितपुर जनपद में है उत्तर प्रदेश के, वहाँ का दशावतार मंदिर है और ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास निवास करते थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। दोस्तों गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो कि संस्कृत में लिखा गया था, इसको संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है और ये गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित था। और देखिए आर्यभट्ट ने दोस्तों आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था और इसी ने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसके अलावा पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी और इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। और गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा जो थी दोस्तों, ये याद रखिएगा, संस्कृत थी। गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के होते थे इनको रूप्यका कहा जाता है। और मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है वो गुप्त काल में हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनकी अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ था। और गुप्त काल जो है लौकिक साहित्य सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा हुआ नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, ये प्राचीनतम नाटकों में सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा वर्णित है, ये प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ था। और ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य गुप्त काल के बारे में ये है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके रिवीजन को। दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? तो दोस्तों सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से दरबार के नवरत्नों का संबंध था। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। देखिए समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? तो सही उत्तर है दोस्तों समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। और समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त संभवतः पल्लव वंशी राजा था और कांची मद्रास स्थित कांजीवरम है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया था, जिसमें कांची का विष्णुगुप्त भी शामिल है। तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के शासनकाल में कांची का शासक विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है कि प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। और दोस्तों किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था? तो ये था पर्णदत्त। दोस्तों देखिए स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति ये पर्णदत्त था और स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर या फिर प्रांतपति नियुक्त किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने रजत या चांदी की मुद्राएं जारी की थीं? तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले रजत मुद्राएं या चांदी की मुद्राएं जारी की थीं। अगले प्रश्न पर आते हैं किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में। याद रखिएगा दोस्तों पट्टवाय श्रेणी जो है इसका उल्लेख, पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख चंद्रगुप्त जो है कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में वर्णन किया गया है। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति का मंत्री किस नाम से जाना जाता था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर है संधि विग्राहिक के नाम से जाना जाता था गुप्त काल में युद्ध और शांति का मंत्री। देखिए गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा दुर्जनपुर से गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं।
और गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता था? तो व्यापारिक कारवां के प्रमुख या जो व्यापारिक काफिले होते थे उनके प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। दोस्तों, अगर जो हम प्रशासन की बात करें तो गुप्त काल की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश होती थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति होती थी, जिसके शासक ऊपरी कहे जाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, इसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। और गुप्त काल के जो पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी होता था दोस्तों, इसको दंडपाशिक कहा जाता था। और पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट और भाट कहा जाता था। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो है क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इस अभिलेख में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख है। तो ये है भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है और स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो उत्तर है, प्रशस्ति का अर्थ राजा की स्तुति होती है और किसी वक्त व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया भाषण या ग्रंथ प्रशस्ति कहलाता है। प्रशस्ति वंश के विषय में भी जानकारी देता है। इसका प्रयोग राजा या प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रशंसा में करवाया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में विहार बनवाने की अनुमति दी थी? तो ये था समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त ने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। अगला प्रश्न है, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये हैं गुप्त युग की चित्रकला का जो है उल्लेख करती हैं बाघ गुफाएं। और गुप्त काल में निर्मित जो है दोस्तों बाघ गुफा, ये बाघ नामक स्थान पर जिला धार मध्य प्रदेश में स्थित है और ये विंध्य पर्वत श्रेणी को काटकर बनाई गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। गुप्त काल में जो बाघ की गुफा है वो मध्य प्रदेश के धार जिला में बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत श्रेणी को काटकर बनाई गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान निर्मित हुए थे। और देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। तो इसमें कथन 2 सही नहीं है, केवल कथन 1 है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान निर्मित हुए थे। अगला प्रश्न है कि गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय से। और गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गुप्त शासकों में लिच्छवी दौहित्र जो है ये दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने के क्रम में ये जाना है कि दोस्तों गुप्त शासकों में लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि पूना ताम्रपत्र लेख का संबंध किससे है? तो ये प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। पूना ताम्रपत्र लेख बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूना ताम्रपत्र अभिलेख जो है ये प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। और दोस्तों अभिलेख वाकाटक वंश के इतिहास की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो आप जान लीजिए कि पूना ताम्रपत्र लेख ये प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हूण सरदार मिहिर कुल को किसने पराजित किया था? तो याद रखिएगा, नरसिंह गुप्त ने हूण सरदार मिहिर कुल को पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि रूपक सिक्के प्रचलन में थे किसके शासनकाल में? तो गुप्तों के शासनकाल में दोस्तों। देखिए, गुप्तों के शासनकाल में रूपक सिक्के प्रचलन में थे। अगला प्रश्न है, हर्ष का समकालीन वल्लभी का राजा कौन था? तो ये था ध्रुवसेन द्वितीय। दोस्तों ध्रुवसेन द्वितीय जो था ये हर्ष का समकालीन वल्लभी का शासक था। अगला प्रश्न है कि राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? तो ये ऐहोल अभिलेख में। और हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, हूणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंदसौर प्रशस्ति जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी?
तो याद रखिएगा दोस्तों, मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्ट के द्वारा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा कि मंदसौर प्रशस्ति जो है इसकी रचना वत्स भट्ट के द्वारा की गई थी। और आप जानते हैं कि इसी तरह इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयागराज प्रशस्ति की रचना ये हरिसेन के द्वारा की गई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचनाकार हरिसेन है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त ने महासंधि विग्रहिक हरिसेन ने जो है संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया है जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। अब आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। काचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? तो ये है मुद्रा। मुद्रा काचगुप्त की ऐतिहासिकता का साक्ष्य है। गुप्त काल के किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? तो ये है नचना कुठार मंदिर। दोस्तों नचना कुठार मंदिर ये पार्वती मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, नचना कुठार गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिरों में शामिल है और यहाँ पर शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ इनका चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाणभट्ट ने किसे हूण हरिण केसरी कहा था? तो प्रभाकर वर्धन को। और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख का रचनाकार रविकीर्ति था। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है? किस महाकवि ने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसे आत्महत्या माना है? तो ये हैं बाणभट्ट। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि थे और इन्होंने सती प्रथा का विरोध करते हुए इसको आत्महत्या माना है। आइए देखते हैं दोस्तों, सही सुमेलन करते हैं। रत्नावली के रचनाकार हर्ष हैं। मृच्छकटिक या मृच्छकटिक नाटक की रचना शूद्रक द्वारा की गई है। मुद्रा राक्षक विशाख दत्त की कृति है और देवी चंद्रगुप्त ये विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मेगास्थनीज आता है, उसके बाद फाहयान, फिर वेनसांग और सबसे लास्ट में इत्सिंग। तो 4, 3, 2 और 1 इन जो विदेशी यात्रियों का सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध या पद धारण किया था? तो उत्तर है कि परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज नामक उपाधियां गुप्त शासकों द्वारा धारण की गई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गुप्त शासकों ने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज नामक उपाधियां धारण की थी। इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है दोस्तों, इलाहाबाद शिलालेख में जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति या प्रशंसा है इसके रचयिता हरिसेन हैं। और हरिसेन जो हैं ये समुद्रगुप्त के महासंधि विग्रहिक यानी युद्ध और शांति के मंत्री थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना की है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख है। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति, इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। तो हरिसेन ने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो ये था मथुरा। और कुमार गुप्त प्रथम की माता कौन थी? तो दोस्तों ये थी ध्रुव देवी। देखिए सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता ध्रुव देवी थी। अगला प्रश्न है किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के प्रतिपादन करने से जो है सिद्ध होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, धर्म महाराज की उपाधि प्रवरसेन प्रथम ने धारण की थी और उसने कई अश्वमेध और वैदिक यज्ञों का संपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सबसे पहले गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? तो गुप्त काल के मंदिरों में। और किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? तो ये था स्कंदगुप्त। दोस्तों स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उस गुप्त और वाकाटक रानी के नाम का उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। तो ये थी प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता ने दोस्तों अनुदान के रूप में भूमि का दान किया था। अगला प्रश्न है, किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए हैं। तो ये है नचना कुठार की मूर्ति में। नचना कुठार दोस्तों ये पार्वती मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से सबसे पहले रामायण के दृश्य जो हैं वो प्रकट हुए हैं। कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है। तो हर्ष द्वारा रचित नाटकों में रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका हैं। एक प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश के राजा के साथ किया था। तो उत्तर है वाकाटक राजवंश के राजा के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किया था। अगला प्रश्न है, अजंता के किस गुफा में मरड़ासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है। तो याद रखिएगा गुफा संख्या 16। दोस्तों अजंता में कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन हैं। इसमें गुफा संख्या 16 में जो मरड़ासन राजकुमारी का चित्र है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन और महाभिनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। तो याद रखिएगा अजंता के गुफा संख्या 16 में मरड़ासन राजकुमारी का दृश्य अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो कई राजवंशों से, जैसे नागवंश, वाकाटक वंश और कदम्ब राजवंश से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों इसने देखिए सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए कि गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था। तो ये देखिए आप 319 ईस्वी में, या कहीं कहीं आता है 319-20। तो सही उत्तर है 319 ईस्वी में दोस्तों गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। किस अभिलेख में प्राचीनतम सती होने का प्रमाण मिलता है। तो उत्तर है भानुगुप्त के एरण स्तंभ अभिलेख में प्राचीनतम सती का प्रमाण मिलता है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है। तो ये है चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और अपनी महत्ता को सूचित करने के लिए उसने अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और गुप्त संवत 319 ईस्वी को शुरू करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर। तो याद रखिएगा 241। देखिए 241 वर्षों का अंतर गुप्त संवत और शक संवत के बीच था। और इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों के मुख भाग पर चंद्रगुप्त और कुमार देवी की आकृतियां उनके नामों के साथ अंकित है और पृष्ठ भाग पर यानी पिछले भाग पर सिंहवाहिनी देवी के साथ साथ मुद्रा लेख लिच्छवयः उत्कीर्ण है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा धारण किया गया था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस गुप्त शासक ने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और सबसे पहले सिक्के जारी किए थे। तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त शासकों में दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सबसे पहले सिक्के जारी किए गए और चंद्रगुप्त प्रथम के पहले शासक श्रीगुप्त और घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन इसका काल चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। तो याद रखिएगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा सबसे पहले सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुंड्रवर्धन किस स्थान से समीकृत किया जाता है। तो उत्तर है उत्तरी बंगाल से। और वासिष्ठी पुत्र पुलुवामी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण किस स्थान से किया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वासिष्ठी पुत्र पुलुवामी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण उत्तरी कोंकण से लगाया जाता है। प्रयाग प्रशस्ति का कोट्टर स्थान किस स्थान से समीकृत किया गया है।
तो ये ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित कोठूर नामक स्थान से प्रयाग प्रशस्ति के कोट्टर स्थान को समीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है अमरावती स्तूप दोस्तों गुंटूर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कि किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? सबसे पहले समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो डॉक्टर V.A. स्मिथ ने। दोस्तों डॉक्टर V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है और उसकी विजयों के उपलक्ष्य में आप जान लीजिए कि समुद्रगुप्त की विजयों के उपलक्ष्य में उसे भारत का नेपोलियन V.A. स्मिथ द्वारा किया गया है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था, वो कभी पराजित नहीं हुआ था। उसकी वीरता देखकर विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। और देखिए दोस्तों जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त भारत का समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये प्रसिद्ध वीणा वादक और कुशल संगीतज्ञ भी था और ऐसा प्रमाण उसके सिक्कों पर उसके वीणा बजाते हुए प्रतिमा को देखकर लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण दिया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? वातापी। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा है। ये कालिदास की रचना है और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवियों में नवरत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। याद रखिएगा दोस्तों गुप्त वंश का उदय 3री शताब्दी में हुआ था और इसका संस्थापक या पहला शासक श्रीगुप्त था, जिसका समयकाल 240 से 280 ईस्वी था। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? दोस्तों कला और साहित्य में प्रगति के कारण जो गुप्त काल है इसको क्लासिकल युग कहा जाता है और सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, देखिए कला और साहित्य की विशिष्ट उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को जो है कला क्लासिकल युग या स्वर्ण युग भी भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों धमेख स्तूप कहाँ पर है? तो ये सारनाथ में है। और यहाँ पर अगला प्रश्न सुमेलित करना है महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि हैं। कुमार संभव कालिदास की कृति है। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं और अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य द्वारा लिखित एक शासन कला या राजनीति संबंधी ग्रंथ है। तो सही सुमेलन 4, 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन सा था? तो ये कन्नौज था। और गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो ये था पौराणिक धर्म या पुराणों की नए ढंग से रचना सबसे पहले गुप्त काल में हुई थी। और आप जान लीजिए दोस्तों कि गुप्त काल वैष्णव धर्म या पौराणिक धर्म का सबसे अधिक विकास इसी काल में हुआ था। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम दोस्तों देवगुप्त था। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ और जान लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वो गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों परम भागवत बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि है। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा धारण की गई थी और ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस राजा को देवराज के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों के उन्मूलन के बाद की थी और इसको शक विजेता भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देव भी था, उसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री भी कहा गया है। इसके अलावा विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत उसकी प्रसिद्ध उपाधियां हैं और इसका संधि विग्रहिक और सचिव वीरसेन शैव था, जबकि सेनापति
आम्रकारदव बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। हर्ष के दरबारी कवियों में कौन था? तो बाण, मयूर और दिवाकर ये हर्ष के दरबारी कवियों में थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो ये था शशांक। दोस्तों बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक शशांक था। स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता कौन था? तो पर्णदत्त। दोस्तों स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गोप्ता या गवर्नर नियुक्त किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी? तो 24%। और मृक्ष कटिकम, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी, इस ग्रंथ या इस नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो शूद्रक ने मृक्ष कटिकम नाटक की रचना की है। अगला प्रश्न है, किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम देवराज या देवगुप्त भी मिलता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन शामिल थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में अमर सिंह, बेताल भट्ट और छपड़क आदि थे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। इसमें अमर सिंह, बेताल भट्ट और छपड़क ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न हैं उसमें अमर सिंह, उसके अलावा बेताल भट्ट और देखिए छपड़क, आर्यभट्ट और इसके अलावा कालिदास आदि शामिल थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का पहला ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो ये था आर्यभट्ट। दोस्तों गुप्त काल में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की और इसी ग्रंथ में सबसे पहले उसने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में सूर्य सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वानों में बाराहमिहिर, धन्वंतरी और ब्रह्मगुप्त आदि थे। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और अगला प्रश्न है दोस्तों, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था कहाँ से? गिरनार से। गुप्त काल में भुक्ति क्या होती थी? तो गुप्त काल में राज्य या प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। देखिए सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश होती थी जिसका शासक गोपना कहा जाता था। दूसरी प्रशासनिक इकाई या प्रादेशिक इकाई भुक्ति होती थी जिसके शासक को उपरिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग के नालंदा आगमन पर वहाँ के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? तो आचार्य शीलभद्र ने। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन हैं? विशाख दत्त हैं। हर्ष के शासनकाल में भारत की यात्रा किसने की? ह्वेनसांग ने। और चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे? इंतु के नाम से चीनी शासक दोस्तों जो है ये भारत को पुकारते थे। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा हैं। देखिए गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र ये संस्कृत भाषा में लिखा गया संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है और बाइबिल के बाद इसका स्थान दुनिया में दूसरा है। मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक के रचयिता कौन हैं? तो ये कालिदास हैं। और आइए यहाँ पर रचनाओं और रचनाकार को एक दूसरे से सुमेलित करना है। बाराहमिहिर की रचना है बृहत संहिता। विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक जो है दोस्तों देखिए देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक नाटक की रचना की है और बिल्हड़ की कृति है विक्रमांक देव चरितम। तो सही सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। देखिए कुमारगुप्त प्रथम महादेवी अनंत देवी इनसे संबंधित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय इनका संबंध महादेवी कुबेर नागा से है। और आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम महादेवी कुमार देवी था। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन के ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन की किस सेना का उल्लेख किया गया है? तो याद रखिएगा गज सेना या हाथी सेना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख जिसमें पुलकेशिन की विजयों का उल्लेख है, इसमें हर्षवर्धन की गज सेना का उल्लेख किया गया है।
अगला प्रश्न है, देखिए सुमेलित करना है। इसमें देखिए ऐहोल प्रस्तर लेख, इसका संबंध पुलिकेशिन द्वितीय से है। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से है। नासिक गुहा लेख का संबंध उसाव दत्त से है। और भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत 319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों गुप्त संवत जो कि 319 या 320 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कायस्थ शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो याद रखिएगा, कायस्थ शब्द का सबसे पहले उल्लेख याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, जबकि गुप्तोत्तर काल की ओशनम स्मृति में एक जाति के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, एक जाति के रूप में कायस्थों का उल्लेख सबसे पहले ओशनम स्मृति में मिलता है और कायस्थ शब्द सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति में आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने ये सिद्ध किया था कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? तो उत्तर है आर्यभट्ट। हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ था? तो दोस्तों हर्षवर्धन पुलिकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। हर्षवर्धन जो है दोस्तों पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश का शासक था और पुष्यभूत वंश के संस्थापक पुष्यभूत थे। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। हर्ष और पुलिकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इसमें हर्ष की पराजय हुई थी दोस्तों, और इसी का उल्लेख पुलिकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, हर्ष और पुलिकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर जो है युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, हुड़ों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? तो गुप्तों के समय में सबसे पहले स्कंदगुप्त के समय में दोस्तों हुड़ों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दशावतार मंदिर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर कहाँ एक मेले का आयोजन करता था? तो प्रयाग में दोस्तों हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का है? देखिए, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और कल्हड़ की राजतरंगिणी ये ऐतिहासिक महत्व के ग्रंथों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो सही उत्तर है शकों के उन्मूलन के बाद दोस्तों चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि एक जाति के रूप में कायस्थों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो आपने पढ़ा है कि कायस्थ शब्द का सबसे पहले उल्लेख वैसे तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, लेकिन जाति के रूप में ओशनम स्मृति में कायस्थों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बृहद संहिता की रचना किसने की थी? तो वाराहमिहिर जो कि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान थे, इन्होंने बृहद संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे भारी हैं? तो स्कंदगुप्त के सोने के सिक्के वजन में सबसे भारी हैं। गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा कला का प्रमुख केंद्र था? दोस्तों गुप्त वंश के शासनकाल में सारनाथ जो है वो कला का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाना है। आपको यहाँ पर देख लीजिए कि सही कालक्रम में जो राजवंश हैं इनको सजाना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन राजवंशों में से आएगा मौर्य वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, फिर आपका कुषाण वंश और सबसे लास्ट में गुप्त वंश आएगा। तो सही क्रम BACD हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? तो ये समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन भी था और इसे कुशल वीणा वादक होने का श्रेय और इसको लोग संगीतज्ञ भी मानते हैं, क्योंकि इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए जो है अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी? आर्यभट्ट ने। और गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो सामंतवाद और भूमिदान ये गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना किसने की थी?
तो उत्तर है विशाखदत्त ने। और गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थीं? तो दोस्तों अजंता की कई गुफाएं हैं, 29 गुफाएं, इनमें केवल 6 ही शेष हैं। और जो गुप्त काल में निर्मित गुफाएं हैं वो गुफा संख्या 16 और 17, ये गुफाएं गुप्त काल में निर्मित हुई थीं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को क्या कहा जाता था? तो कर्णिक कहा जाता था। मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है दोस्तों। देखिए महरौली स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है कि रामायण मंजरी किसके द्वारा लिखी गई है? क्षेमेंद्र के द्वारा रामायण मंजरी की रचना की गई है। लोकायत दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो चारवाक को दोस्तों लोकायत दर्शन का प्रवर्तक भी माना जाता है। उत्तर रामचरित के लेखक भवभूति थे। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। ऐहोल, देखिए दोस्तों यहाँ पर गिरनार शिलालेख, गिरनार शिलालेख का संबंध किससे है आपको बताना है। तो उत्तर है गिरनार शिलालेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से है। याद रखिएगा, रुद्रदामन प्रथम से गिरनार शिलालेख है। नासिक शिलालेख पुलवामी से संबंधित है। इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से है और भीतरी स्तंभ लेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें आपको विद्वान और उनसे संबंधित क्षेत्रों का आपको उल्लेख करना है। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं दोस्तों। चरक का संबंध जो है चिकित्सा से है। वाराह मिहिर ये ज्योतिष से संबंधित थे। भास्कराचार्य का संबंध गणित से है और विशाख दत्त नाटक के लेखक के रूप में माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये था आज का वीडियो। इसमें आपने गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। आइए मैं बताते चल रहा हूं, आप लोग एक बार रिवाइज करते चलिए। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है? तो आर्यभट्ट, जो कि गुप्त काल के प्रसिद्ध विद्वान थे, इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। देखिए दोस्तों, भुक्ति, भुक्ति का प्रशासक कौन होता था? तो भुक्ति के प्रशासन को उपरिक कहा जाता था। और गुप्त काल में कर्णिक जो होता था, अभी अभी हमने पढ़ा, ये भूमि संबंधी दस्तावेज या अभिलेखों का संरक्षक होता था। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार अपरार्क थे, वो क्या थे? तो ये एक शिलाहार राजा थे दोस्तों। और देख सकते हैं कि स्कंदगुप्त के समय ये प्रश्न बार बार आया है कि सौराष्ट्र का गोप्ता या गवर्नर कौन था? तो ये पर्णदत्त था दोस्तों। पर्णदत्त जो है वो स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गोप्ता था। और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था दोस्तों। इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, गुप्त काल में जो क्षेत्र होता था वो खेती के लिए उपयुक्त भूमि होती थी। खिल, वो भूमि जो जोती नहीं जाती थी। और अप्रहत, बिना जोती गई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। देखिए दोस्तों, गुप्त काल में जो है भूमि अभिलेखों से संबंधित कुछ अधिकारियों के नाम जान लेते हैं। कर्णिक अधिकारी जो है वो भूलेखों का संरक्षण करता था। सौलकिक नामक अधिकारी चुंगी वसूल करता था। ध्रुवाधिकरण भूमिकर संग्रह करने वाला अधिकारी था। और समाहर्ता, ये समाहर्ता जो है गुप्त काल में नहीं बल्कि मौर्यकालीन राजस्व में प्रमुख राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। गुप्त काल के सोने के सिक्के दीनार का नाम किस भाषा से लिया गया है? तो ये दोस्तों लैटिन भाषा से लिया गया है। और अब देखिए, गुप्तों द्वारा गुप्त काल में जारी किए गए रजत सिक्के, जो चांदी के सिक्के थे, उनको रूपक या रुपयक कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा गया है। देखिए, सबसे पहले रजत मुद्राएं जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, आप जानते हैं। और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि रजत सिक्के या चांदी के सिक्के किसने जारी किया था? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे।
दोस्तों देखिए, गुप्त काल में बृहत संहिता की रचना किसने की थी? वाराहमिहिर नामक विद्वान ने। और वाराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इसके अलावा कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्हड़ की राजतरंगड़ी में मिलता है। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो हिंदू धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार पुराणों के माध्यम से हुआ और पौराणिक धर्म का सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, महामोक्ष परिषद का मुख्य अतिथि कौन था? तो महामोक्ष परिषद, जो कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है प्रयाग में मेले का आयोजन, या प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष बाद जो महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, उसमें ह्वेनसांग जो है छठे समारोह में शामिल हुआ था। और ये कार्यक्रम दोस्तों 75 दिन तक चला था। इसमें हर्ष ने क्रमशः बुद्ध, सूर्य और शिव की पूजा की थी। ह्वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तो उस समय वहाँ के कुलपति आचार्य कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। और इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न ये बनता है कि हर्ष के शासनकाल में वल्लभी का राजा कौन था? तो ध्रुवसेन द्वितीय जो है वो वल्लभी का राजा था। अगला प्रश्न है, हर्ष कब पराजित हुआ था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हर्ष की विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई और पुलकेशिन द्वितीय उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध हुआ और नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति और ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट पर पराजित किया था। इसके अलावा एक प्रश्न ये बार बार पूछा जाता है कि देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक का लेखक किसे माना जाता है? तो विशाख दत्त को देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक का लेखक माना जाता है। और गुप्त शासक रामगुप्त की ऐतिहासिकता का सबसे पहले उल्लेख दोस्तों जो है देवी चंद्रगुप्तम नाटक में मिलता है। रामगुप्त का कोई अभिलेख नहीं मिलता है। यद्यपि राष्ट्रकूट वंश के 3 अभिलेख सज्जन, काम्बे और संगली में परोक्ष रूप से देवी चंद्रगुप्तम नाटक में उल्लिखित घटना की ओर संकेत मिलता है। एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है दोस्तों, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो गिरनार में। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो कि गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का ये अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यही आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न था कि संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख कहाँ से? तो ये गिरनार से प्राप्त हुआ है और ये अभिलेख संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने अत्यंत ही विस्तार से गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ इतिहास विषय के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।